नमस्ते बच्चों। स्वागत है आपका फिर से हर घर पाठशाला और जियो टीवी की इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम हमारे अतीत जो कि सामाजिक विज्ञान कक्षा सात का एक विषय एक पुस्तक है। उसका 10वां अध्याय 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने अभी तक हैदराबाद, अवध और अन्य मुगल जो क्षेत्र थे उसके बारे में पढ़ा, उसमें क्या क्या उस समय हालात थे। अब हम जानेंगे आगे बंगाल के बारे में। तो बंगाल मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शिद कुली खान बंगाल के नायाब थे या नवाब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार नियुक्त थे। यद्यपि मुर्शिद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना, लेकिन उसने बहुत जल्द सूबेदारी पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली। हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नगद वसूल किया। परिणामस्वरूप बहुत जमींदारों को महाजनों और साहूकारों से उधार लेना पड़ता था, जो कि राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे। उन्हें मजबूरन अपनी ज़मीनें थी वो बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफ़ी बदलाव आया। राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वो अलीवर्दी खान के शासनकाल में बंगाल में स्पष्ट दिखाई दिया। उसके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धशाली हो गया। यह अलीवर्दी खान का जो दरबार है। यदि हम इन राज्यों के अभिलक्षणों पर विहंगम दृष्टि डालें तो हमें उनमें से कुछ सामान्य विशेषताएं देखने को मिलेंगी। प्रथम, यद्यपि बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, लेकिन ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे जो उन्हें उत्तराधिकार में मिले थे। विशेषतः वे जागीरदारी व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखा करते थे। दूसरा, उनके घर प्राप्त करने के तरीके मुगलों से भिन्न थे। वे कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर 3 राज्यों हैदराबाद, अवध और बंगाल ने राज्य वसूली के लिए इजारेदारों के साथ ठेके कर लिए थे। इजारेदारी की प्रथा जो मुगलों द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई थी, 18वीं शताब्दी के समस्त भारत में फैल गई। यद्यपि देहात में उसके प्रभाव में क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी। इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा सामान्य लक्षण यह था कि उनमें राज्य और धनी महाजनों तथा वणिक जनों के बीच संबंध उभरने लगे। ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार देते थे, बदले में प्रतिपूर्ति जमानत या बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे और उनकी जोतों से अपने खुद के कारिंदों के जरिए कर वसूल किया करते थे। इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ्य साहूकारों और महाजनों की इस नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ गई। राजपूतों की वतन जागीरी। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे। बदले में उन्हें अपने वतन जागीर पर पर्याप्त स्वायत्ता का अधिक आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर नियंत्रण करने का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पैर मारना शुरू किए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटिया राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के स्वाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीनीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस की शाही इलाकों के कुछ हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर को अपनी राजधानी स्थापित किया और 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी। 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू किया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। ये चित्तौड़गढ़ का किला हमने पीछे देखा। उसके बाद ये हम जयपुर में जंतर मंतर देख रहे हैं। अब अम्बेर के शासक सवाई राजा जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर और उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का जो वेधशालाएं थी उसका निर्माण किया। जंतर मंत्र के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों का अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं। आज़ादी हासिल करना।
सिख अध्याय 8 में आपने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य के निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत और मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों से चलने वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा सिंह बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। 8वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को जत्थों के रूप में और बाद में मिसलों के रूप में इकट्ठा किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थीं। उन दल खालसा बैसाखी और दीपावली के पर्वों पर अमृतसर में मिला करते थे। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लेते थे और उन्हें गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की। इस अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर लेने के रूप में उन्हें बदले में संरक्षण प्रदान किया जाता था। ये गुरु गोविंद सिंह हैं अपने घोड़े के ऊपर बाज के साथ। ये महाराजा रणजीत सिंह की तलवार है। शिवाजी का रूप चित्र है। 7वीं शताब्दी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य की शुरुआत हुई, जिससे अंततः मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ था। अपने माताजी और अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्गदर्शन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। जावली पर कब्जे ने उन्हें मराठा पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया, जिसने उनके क्षेत्र विकास का पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। वे अपने विरोधियों के खिलाफ पराया गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। चौथ और स्वदेशमुखी के आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था और शासन में उनके भाग्य में है राज करेगा खालसा नामक सुयोजित संगठन के कारण खालसा अपने मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। और उसके बाद खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की और बाद में बंदा बहादुर के समय खालसा के आदेशों में ये पाए जाते हैं। और फिर उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न समूहों को एक करके 1799 में लाहौर में अपनी राजधानी थे वो बनाए। उसके बाद मराठा एक क्षेत्रीय शक्ति था। शिवाजी ने योद्धा परिवारों की सहायता से एक राज्य की स्थापना की और उसके बाद उन्होंने भी मुगलों को एक तरह से हानि पहुंचाई या उनकी सत्ता का विरोध किया और वो पेशवा भी बने और पुणे को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। और उनकी जो सैन्य संगठन था काफ़ी मजबूत था और वो मुठभेड़ करते थे किलाबंदी करके और गुरिल्ला युद्ध में काफ़ी जो थे वो प्रवीण थे। और 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा की जो सीमाएं थी वो बढ़ती गई और उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल, उड़ीसा और दक्षिण में कर्नाटक और तमिल तेलुगु क्षेत्रों तक फैल गई। इन औपचारिक क्षेत्रों में मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया था, मगर मराठा की प्रभुसत्ता स्वीकार करने के तरीके में उनसे मजबूत जो थी वो रकमें ली गई। इस तरह से साम्राज्य के विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत चुकानी पड़ी। मराठाओं के सैन्य अभियान के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए और परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। तो चौथ और स्वदेशमुखी हम देख पा रहे हैं। और बाजीराव जो प्रथम थे वो एक मराठा सेनापति थे, उन्होंने कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा। और उसके बाद ये जाटों का प्रभुत्व। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली बार अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।